हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट 3 क्लासेज में हम लोगों ने पॉलिटी पे ढेर सारे एमसीक्यूज लगा चुके हैं ऑलरेडी। क्लास 1 में हम लोगों ने एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन लगाए थे, जहां पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर क्लास 2 में हम लोगों ने सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। फिर जो लास्ट क्लास थी हमारी, दैट इज क्लास 3, उसमें हम लोगों ने प्रीएम्बल पे क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 1 दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पे क्वेश्चन देखे थे। पार्ट 2 सिटीजनशिप पे क्वेश्चन देखे थे और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे क्वेश्चन देखने की कोशिश की थी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब फंडामेंटल राइट अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, तो ऑब्वियसली ये एक क्लास में खत्म नहीं होने वाला है। तो इसकी मैंने 2 क्लास अरेंज करी। आज अराउंड अपन 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अराउंड 50 to 60 क्वेश्चन में पूरे फंडामेंटल राइट्स को एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो मेनली फंडामेंटल राइट्स लेके आया हूँ वो बेस होने वाले राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया। भाई किसके बारे में बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स विच इज अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन। तो भाई आपको पता ना होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है? ओनली टू द सिटीजन। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अवेलेबल टू पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब क्या होता है? पर्सन्स इंक्लूड बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स। फॉरेनर्स जिसको हम क्या बोलते हैं? एलियन बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को अवेलेबल है। तो देखना, जो फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं दैट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 15, अंडर आर्टिकल 16, अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 29 एंड अंडर आर्टिकल 30, दीज आर दी ओनली फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को भी अवेलेबल है और एलियंस को भी अवेलेबल है। मींस दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, other fundamental rights are available to the persons. Persons include both citizen as well as aliens. तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। भाई ये किसके बारे में, कौन से फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है? तो अगर आपको पता होगा आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये तो कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो आप इसको देखते से ही पहचान लोगे, बोलोगे दिस इज आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 तो सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिटीजन को। तो क्या ये फंडामेंटल राइट फॉरेनर को अवेलेबल है? आंसर इज नो। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कहां पर है? आर्टिकल 21A के अंदर है। तो ये चीज आपको पता है। तो आर्टिकल 21A इस लिस्ट में नहीं है। इट मींस राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। मतलब वो किसको दिया गया है? पर्सन्स को दिया गया है। तो ये तो फॉरेनर्स को अवेलेबल है। तो हाँ भाई, ये अवेलेबल है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कहां दिया हुआ है? आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। 21 भी इस लिस्ट में नहीं है। मतलब ये वाला आर्टिकल भी फॉरेनर्स को अवेलेबल है, तो ये भी होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कहां पर है? आर्टिकल नंबर 19। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। तो ये वाला फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। तो पूछ रहा है सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? 2 and 3 ओनली। तो आंसर मेरा हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया इंक्लूड आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। 15 क्या बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो 29 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर होम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ किसको अवेलेबल है? सिटीजन्स को। ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियन। मतलब वो पर्सन्स को अवेलेबल है। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following prevent the establishment of an authoritarian and despotic rule in the country, operates as limitations on the arbitrary law of the legislature and protect the liberties of the people against the invasion by state। अब देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा है? द फुल क्वेश्चन इज नेगेटिव इन नेचर। तो ऐसे बारे में बात कर रहा है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस लगाएगा, कोई गवर्नमेंट टेरेनिकल नहीं हो जाए, आर्बिट्रेरी लॉज ना बनाए। इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट नेगेटिव इन नेचर। सो कौन से राइट्स हैं दैट आर नेगेटिव इन नेचर? तो आपको पता है फंडामेंटल राइट्स दैट आर गिवन अंडर पार्ट 3 आर नेगेटिव इन नेचर। तो किसकी बात करना चाह रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं, दीज आर पॉजिटिव इन नेचर। फंडामेंटल ड्यूटीज पॉजिटिव इन नेचर। फेडरल स्ट्रक्चर नहीं, फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी।
अब जल्दी से एक बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर बिकॉज दे ट्राई टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इम्पोजेस सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट। सो फंडामेंटल राइट्स एंश्योर लिमिटेड गवर्नमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एंड इट इज गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन डायरेक्टली अप्रोच आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाना है तो अंडर आर्टिकल 226। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट जा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द रिजर्वेशन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा हैज बीन सैंक्शन डायरेक्टली बाय द, कि भाई जो रिजर्वेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट को, क्या वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है? सो आपको पता होगा आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और उसमें सर्टेन वो देता है, सर्टेन सब क्लॉज जुड़े हुए हैं उसमें, दैट टॉक्स अबाउट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में वो बोलता है कि रिजर्वेशन अलाउ किया जा सकता है। सो यस, रिजर्वेशन जो मिलता है शेड्यूल कास्ट वालों को जहां पर वो लोकसभा में एंट्री कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। आंसर इज यस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब प्रमोशन एक्सटेंडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग ऑफ द पार्लियामेंट। क्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग है, बाय लॉ बैकिंग है? नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब को भी इवन कौन सी बैकिंग है? सो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। तो स्टेटमेंट 2 मेरा रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसको मैंने बता दी ऑलरेडी दैट इट हैज कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, बट दिस स्कीम इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सारी जॉब्स में आप रिजर्वेशन मिलेगा, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी एक एग्जाम और कंडक्ट कराता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। क्यों? बिकॉज द स्कीम ऑफ प्रमोशन और स्कीम ऑफ रिजर्वेशन इज क्वालिफाइड इन नेचर, मींस इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इंदिरा साहनी का फेमस केस है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप रिजर्वेशन इनिशियल अपॉइंटमेंट में दे सकते हो, बोले ओके, लेकिन प्रमोशन में दोगे दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जो रिजर्वेशन उस समय मिल गया था तो बोले ठीक है, इसको आप 5 साल के लिए कंटिन्यू करो। बाद में गवर्नमेंट 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाई, जिन्होंने क्या बोला कि अगर वैकेंसी वगैरह है, बैकलॉग्स भी है, तो 50% की सीलिंग को क्रॉस किया जा सकता है। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जिसने एक न्यू प्रोविजन जोड़ा अंडर आर्टिकल 335 फॉर स्टेट्स टू गिव कंसेशन टू SC/ST इन प्रमोशन। तो बोले पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रमोशन में मत देना, सो 82nd के थ्रू पार्लियामेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और बोले नो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज आल्सो अलाउड। बाद में इसको चैलेंज किया एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे, और बोला गया कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हो, बट देन यू हैव टू शो द कंपेलिंग रीजन दैट व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन आल्सो। सो अगर आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा है रिजर्वेशन देने के लिए कि यस दिस कम्युनिटी इज रियली वेरी बैकवर्ड, देन यू कैन गिव प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन आल्सो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनोटेशंस। आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, तो भाई सबसे पहला फंडामेंटल मेरा राइट कौन सा है? दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक दिया हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें टोटल कितने आर्टिकल है? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। सो आर्टिकल 14 टू 18 डील्स विद राइट टू इक्वालिटी। अब उसमें भी ये पर्टिकुलरली एक ही आर्टिकल की बात कर रहा है, दैट इज आर्टिकल नंबर 14। सो आर्टिकल 14 बोलता क्या है? तो आर्टिकल 14 में 2 चीजें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पहले आर्टिकल 14 को जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा देखना, सबसे पहले आर्टिकल 14 किसको अवेलेबल है? सिटीजन और फॉरेनर। इट इज अवेलेबल टू बोथ बिकॉज इट इज अवेलेबल टू पर्सन। पर्सन मीन सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। इट हैज 2 पार्ट्स, इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज नेगेटिव इन नेचर एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, बोले सब बराबर है, सब पे एक जैसा कानून लगेगा। सो ये क्या है? ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस बोले ब्रिटिश ओरिजिन का है, नेगेटिव इन नेचर है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। ऑल पीपल आर सब्जेक्टेड टू सेम लॉ ऑफ जस्टिस। अगर मैंने मर्डर किया तो मुझे भी वही सजा मिलेगी जो मुकेश अंबानी को मिलेगी अगर उन्होंने मर्डर किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बिकॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, एंड इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ड्यू प्रोसेस। सब पे एक जैसी प्रोसेस लगेगी। लेकिन क्या हो अगर 2 लोग हों, वो अलग अलग सिचुएशन में हो, फॉर एग्जांपल एक मुकेश अंबानी और एक बहुत गरीब तबके का आदमी है। अब अगर ये दोनों कोर्ट में जस्टिस लेने जाते हैं और अगर कोर्ट इनको बराबर मान लेती है, तो या तो अपने आप में ही अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि एक आदमी की पोजीशन अलग है और दूसरे आदमी की पोजीशन अलग है। सो अगर 2 लोग हैं जो अलग अलग पोजीशन में और अगर उनको बराबर मान लिया, तो ये तो अपने आप में ही डिस्क्रिमिनेशन हो गया।
सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो अमेरिकन ओरिजिन का है वो बोलता है लॉज विल अप्लाई इक्वली टू इक्वली सिचुएटेड पीपल। बोले लॉज लोगों को बराबर लाओ फिर उनके ऊपर एक जैसे लॉज लगाओ। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस देना है, अगर मेरा विजन भी ओके आपका विजन भी ओके तो हम दोनों को ड्राइविंग लाइसेंस डेफिनेटली मिलना चाहिए। लेकिन मेरा विजन ओके नहीं है और आपका विजन ओके है, तो मेरा विजन चूंकि अच्छा नहीं है तो शायद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूं। तो जब तक मेरा विजन ओके नहीं हो जाएगा जब तक मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैंने उसका एग्जांपल दे दिया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस विद अ गुड विजन यस यू कैन गिव, बट अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन कास्ट तो ये क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो आर्टिकल 14 के दोनों पार्ट्स आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्टिकल 14 is which of the following connotation? उसमें दो चीजें, इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज ब्रिटिश ओरिजिन एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इज अबव द लॉ, यस दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। नो इंडिविजुअल आर अबव द लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। यस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है कि इक्वल्स विल बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। अगर दो लोग अलग अलग सिचुएशन में तो उनको एक जैसा ट्रीट मत करना, लेकिन अगर दोनों इक्वल है देन ट्रीट देम इक्वली। बिल्कुल बात सही है, दैट इज अमेरिकन कंसेप्ट। नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी बाय द गवर्नमेंट। सो नो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रिविलेज और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, अत्याचारी तरीके से किसी के साथ भेदभाव कर सकते हो नहीं, बिकॉज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये वाली बात भी सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल और करेक्ट, दैट इज सी 1, 2 एंड 3। आर्टिकल 14 मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये जो रूल ऑफ लॉ है, ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ये एवी डाइसी ने दिया था। ये कौन थे, एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। आर्टिकल 31C प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14, और 31C क्या बोलता है कि अगर 31C आता है तो आर्टिकल 14 चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। और आर्टिकल 31C क्या बोलता है, तो इन दो आर्टिकल को प्रमोट करने की बातें करता है, और वही आर्टिकल मैंने यहां पर दे रखे, आप इनको रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने इसका आंसर क्या दिया है आपको, सी, राइट, यस सी, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ। बोले फंडामेंटल राइट किसके लिए, किसके अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। सो देखते हैं अपन फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे दे आर गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोले किस आर्टिकल में दिए हुए, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। अब जो आर्टिकल नंबर 12 है, आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि बोले स्टेट क्या है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट क्या है, व्हाट इज दिस स्टेट, तो आर्टिकल 12 बताता है स्टेट इंक्लूड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इंक्लूड्स लोकल बॉडीज, स्टेट इंक्लूड्स प्राइवेट बॉडीज दैट आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट। इवन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी कवर करता है जो वर्किंग कहां करते हैं, किसके अंदर करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर करते हैं। कोई ऐसी कॉर्पोरेट एंटिटी है जो गवर्नमेंट के लिए वर्क कर रही है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ, बोले किस किस के अगेंस्ट अवेलेबल है वो, तो इन सब के अगेंस्ट अवेलेबल है, बिकॉज ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ स्टेट। तो देख लेते हैं द स्टेट ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलोन, क्या उसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी है अवेलेबल हमको। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। स्टेट्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स अलोन। अब देखो बार बार ओनली टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ रहा है, सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, वो इवन स्टेट के लिए भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए, इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए भी है जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कमर्शियल एंटिटीज टू इंडिविजुअल्स एंड कमर्शियल एंटिटीज। यस, ये इनके अगेंस्ट तो अवेलेबल है और किसी के अगेंस्ट भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इन्होंने कहीं भी ओनली वर्ड यूज करा है क्या, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि वो इन सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर यहां पर भी ओनली वर्ड जुड़ जाता तो शायद ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। डी क्या बोल रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली। अरे सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए भी है। तो कितनी जगह तो इन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली 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 देके दे दिया, एंड ओनली इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एंड एक्सट्रीम स्टेटमेंट आर यूजुअली रॉन्ग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इजी था। अब फंडामेंटल राइट्स को दोबारा देख लो। फंडामेंटल राइट्स कहां दिया हुआ है, पार्ट 3 में दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा मतलब वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और फंडामेंटल राइट्स हमने क्यों लिए, वी हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकास कॉन्स्टिट्यूशन। और कहां दिए हुए हैं, आर्टिकल नंबर 12 टू 35 में दिए हुए हैं। आर मेंट फॉर प्रमोटिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब ये आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट को रोकने के लिए। वाई नेम फंडामेंटल, वाई दे आर फंडामेंटल, बिकॉज दे आर वेरी मच essential for the political development of or political democracy and they are guaranteed and protected by the constitution। कि अगर आप
को वॉयलेट करता है आपके कोई भी फंडामेंटल राइट, अगर गवर्नमेंट भी आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है, देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. दे आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट्स व्हाई दे आर फंडामेंटल इन नेचर. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल था राइट टू प्रॉपर्टी विच वाज एबॉलिश्ड, और बाद में उसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A. तो आपको ध्यान रखना है, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, आज कितने? केवल 6 फंडामेंटल राइट है. अब वो 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं? तो 6 फंडामेंटल राइट्स आर दीज: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Constitutional remedies मतलब right to move Supreme Court is itself a fundamental right, कि अगर आपके fundamental right का violation होता है तो आप directly Supreme Court जाओगे, ये भी एक fundamental right है. और आर्टिकल 13 provides transcendental position to the fundamental right. आर्टिकल 13 का टेक्स्ट क्या बोलता है भाई? 12 तो डेफिनेशन देता है स्टेट की, 13 क्या बोलता है कि any law that tries to take away fundamental right shall be null and void. वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ नल एंड वॉइड, बोले वो बोलता है अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट गवर्नमेंट का अगर फंडामेंटल राइट्स को लेने की कोशिश करता है तो वो क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा. सो आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स ट्रांसेंडेंटल पोजीशन टू दीज फंडामेंटल राइट्स. और फंडामेंटल राइट्स में आप देखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहां दिया हुआ है? सो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे. अब अगर उनको पता था, सबको पता था एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोले दिया हुआ है, तो बोले आप लोगों को पता आर्टिकल नंबर 17 में दिया हुआ है. और आर्टिकल 17 किसका पार्ट है? राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि 14 से 18 के बीच कहां आते हैं? राइट टू इक्वालिटी. सो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 and 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट इज 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ दिया हुआ? 32 में. राइट टू प्रॉपर्टी भी हुआ करता था आर्टिकल 31 में, विच वॉज लेटर डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और इट वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ. भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? सबसे पहले तो आप बताओ. सो आर्टिकल 15 किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. सो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो किन ग्राउंड्स के ऊपर नहीं करोगे? सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑन विच ग्राउंड्स यू कैन नॉट मेक डिस्क्रिमिनेशन. सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस ग्राउंड्स पे नहीं करोगे आप? रिलीजन, रिलीजन के ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. रिलीजन, रेस, रेस मतलब कि आप काले हो, गोरे हो, ऑस्ट्रोलाइट्स हो, मंगोलाइट्स हो, द्रविडियन हो, है ना, तो इसके बेसिस पे आप नहीं करोगे. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे नहीं करोगे, सेक्स के बेसिस पे नहीं करोगे कि मेल और फीमेल है ना. प्लेस ऑफ बर्थ, ऐसा नहीं बोलोगे कि आप एमपी में पैदा हुए हो तो हम आपको यहाँ पर नहीं रखेंगे, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे. और लास्ट बोलता है एंड एनी ऑफ देम, कि अगर इनमें से भी कोई ग्राउंड अवेलेबल है तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. लेकिन ध्यान रखना कि अगर इन ग्राउंड्स को छोड़ के इफ एनी अदर ग्राउंड इज अवेलेबल, कोई अगर अदर ग्राउंड अवेलेबल है, देन डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड. देन डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, कि अगर इन ग्राउंड्स के अलावा भी कोई ग्राउंड अवेलेबल है, देन यू कैन डू डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जांपल, वुमेन्स आर नॉट अवेलेबल इन कॉम्बैट ऑपरेशन. वुमेन को कहां नहीं भेजते हैं? बोले लड़ाई वड़ाई में नहीं भेजते हैं. क्यों नहीं भेजते हैं? फाइटिंग वाले ऑपरेशंस में. क्यों? क्योंकि अलोंग विद, देखो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन सेक्स के साथ यहां पर एक मेडिकल ग्राउंड भी अवेलेबल है. तो मेडिकल ग्राउंड अवेलेबल होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, बिकॉज इफ एनी अदर ग्राउंड इज अवेलेबल देन डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड. सो सेक्स के साथ यहां पर मेडिकल ग्राउंड भी अवेलेबल है, इसलिए वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन कॉम्बैट ऑपरेशन. तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है. चलो देख लेते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड कास्ट ओनली. नहीं, ओनली नहीं आएगा, जेंडर और कास्ट के बेसिस पे तो नहीं कर सकते, लेकिन रिलीजन के बेसिस पे भी नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे भी नहीं कर सकते. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? जेंडर, कास्ट, रिलीजन, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ. यस, बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है ये, क्योंकि ओनली वर्ड नहीं है यहाँ पर. जेंडर, एजुकेशन, क्या एजुकेशन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ पर कोई ग्राउंड दिया है क्या? एजुकेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये तो यहीं कट जाता. कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, तो एजुकेशन कारण कट गया. डी देखो, कास्ट, एजुकेशन, अगेन एजुकेशन दे रहा है, तो ये चीज गलत हो गई. यहाँ पर ओनली वर्ड भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एनी ऑफ देम ग्राउंड इज ऑल्सो अवेलेबल. तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, काफी इजी क्वेश्चन था. आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड एनी ऑफ देम. अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन में तो वहां पर क्या थी? जेंडर की बात बोली और आपने तो यहाँ पर सेक्स लिखा है. तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म. सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है.
एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स का सेक्स तो केवल दो ही हो सकता है, इधर मेल और फीमेल, बट जेंडर कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अ मेल हु इज बोर्न एज अ मेल, तो बायोलॉजिकली ही इज मेल बट ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज फीमेल, तो उसको वो अपना जेंडर क्या बोल सकता है, दैट आई एम फीमेल। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, जेंडर एक सोशल फिनोमिना है एंड सेक्स इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्स लिखा है और यहाँ पर जेंडर दिया हुआ, तो ठीक है, इसको इंटरचेंजेबली भी हम यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज स्ट्राइव टू इंश्योर इक्विटी अमंग इंडियन सिटीजन्स। बोले इनमें से कौन कौन सी चीजें इक्विटी लाना चाहती, इक्वलिटी लाना चाहती है अमंग इंडियन सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाना चाहता है क्या, तो देखो फंडामेंटल राइट्स बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो फंडामेंटल राइट्स है, तो यस कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू ब्रिंग्स इक्वालिटी। वो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी लाता है, राइट टू वोट सबको बराबर दे रखा है, राइट टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस सबके लिए अवेलेबल है, सो यस कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू ब्रिंग इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। लॉज इनेक्टेड बाय, इवन प्रीएम्बल ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, तो ध्यान रखना लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, क्या पार्लियामेंट के लॉज भी इक्वालिटी लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं। एट्रोसिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये क्या लाना चाहता है, लोगों के बीच इक्वालिटी लाना चाहता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है वो भी लोगों के बीच क्या लाना चाहती है, इक्वालिटी। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी इक्वालिटी लाना चाहती है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा, एमजी नरेगा क्या करना चाहती है, एमजी नरेगा लोगों के बीच इक्वालिटी लाना चाहती है। कौन सी इक्वालिटी, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, ताकि सब लोग प्रॉपर खा पी पाए, अच्छे से रह पाए, तो ये क्या स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट भी इक्वालिटी लाना चाहती है, आंसर इज यस। अब इस टाइप में अगर आपको एग्जांपल नहीं भी याद आ रहा हो ना, तो इतने ब्रॉड स्टेटमेंट है कि ये यूजुअली क्या होने वाले, करेक्ट होने वाले। सो मेरा क्या होगा, सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है, इसका आंसर देखते हैं। इफ अ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू अलाउ एनी लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स टू गेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन इट्स स्टेट्स, देन इट इम्पेजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि भाई हम बाहरी स्टेट से आए हुए लोगों को यहाँ पर जॉब नहीं करने देंगे। तो ये उसी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे लेबर को जो दूसरे स्टेट से आया हुआ, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट कल को बोले कि मध्य प्रदेश से जो लेबर आ रहा है उनको जॉब नहीं करने देंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं लेने देंगे हमारे स्टेट में, तो ये कौन से फंडामेंटल राइट पे इंपिंज करेगा। सो आपको पता है एक फंडामेंटल है, दैट है फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कहां से कहां तक दिया हुआ है, तो आप लोग बोलोगे सर वो आर्टिकल नंबर 14 to 18 तक दिया हुआ है, राइट। और एक फंडामेंटल राइट है हमारा 14 to 18 के बीच में 16, विच टॉक्स अबाउट, बोलो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। वो किसकी बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर किसी स्टेट ने दूसरे स्टेट के लेबर को रोका तो ये वाला फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, राइट टू इक्वालिटी, यस राइट टू इक्वालिटी में ही आर्टिकल है 14 to 18, और उसमें भी कौन सा पर्टिकुलरली आर्टिकल वॉयलेट हो रहा है, दैट इज 16। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नहीं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अभी वॉयलेट नहीं हो रहा, राइट टू फ्रीडम वॉयलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 16, तो आप इससे गड़बड़ नहीं करना है कि फ्रीडम की बात हो रही, मूवमेंट की बात हो रही तो मैं फ्रीडम लगा दूं, नहीं 16 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो आंसर मेरा क्या होगा ये। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, भाई आर्टिकल 16 का टेक्स्ट क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या आपको राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, अगर राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता देन गवर्नमेंट हैज टू ऑफर जॉब्स टू एवरीवन, क्योंकि राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोले फंडामेंटल राइट है, आप सबको जॉब दो, तो ऐसा तो कोई फंडामेंटल राइट है ही नहीं। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, दिस इज not a violation of fundamental right, no this is a violation of fundamental right under article 16 given in right to equality। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ए। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In order to realize the objective of equality and justice as laid down in the preamble, the constitution makes special provision for certain classes of people related to। बोले क्या है, इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। बोले इक्वालिटी और जस्टिस जिसकी बात कौन करता है, प्रीएम्बल बात करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन बनाता है, इनमें से किन लोगों के लिए, तो उन लोग स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, यस इवन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इन लोगों के लिए क्या रिजर्वेशन के प्रावधान है, तो बिल्कुल बात सही है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है लेजिस्लेचर के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस वी हैव स्पेशल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, स्पेशल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये सब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजन है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यस
इवन एजुकेशनल ग्रांट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यस, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इनकी भी बात करता है। सो सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड बिलो, विच ऑफ देम इज आर करेक्ट। सो ऑल 3 आर करेक्ट, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। देयर आर प्रोविजंस मेड फॉर SC ST OBC एंड एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस मतलब जो अंग्रेज और भारतीयों के बच्चे हैं, दैट इज एंग्लो इंडियंस। दीज प्रोविजन आर कंटेंड इन पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 300 to 342। ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th का आंसर क्या आ रहा है? बी आ रहा है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट्स गिवन टू सिटीजन टू इंश्योर सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी? क्या बोल रहे हैं? ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सोशल इक्वालिटी लाना चाहते हैं और पॉलिटिकल इक्वालिटी लाना चाहते हैं? देखते हैं। राइट टू वोट टू ऑल एलिजिबल सिटीजन्स, राइट टू वोट टू ऑल एलिजिबल, ये कौन सी इक्वालिटी लाना चाहते हैं? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग वोट दे सकते हैं, सब लोग गवर्नमेंट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यस, इट ट्राइज टू ब्रिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये पूछ रहा है कि या तो आप क्या लाना चाहते हैं, टू इंश्योर सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब दोनों में से कोई भी लाओ तो चलेगा। सो बोले यस, इट ट्राइज टू ब्रिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, ये क्या लाना चाहती है? सोशल इक्वालिटी। एवरीबडी हैज राइट टू एक्सप्रेस इट्स इमोशंस, फीलिंग्स, तो बात बिल्कुल सही है। तो ये सोशल इक्वालिटी लाना चाहती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अगेन सोशल इक्वालिटी लाना चाहती है, तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है। सो ऑल 3 आर करेक्ट। तो अगेन मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। काफी ईजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आते रहते हैं। अब फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हम लोग सारे यूपीएससी और एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में न्यू बैच लेके आए, जिसकी प्राइस होने वाली ओनली 4500 रुपीज़, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी रहने वाली है कंप्लीट 1 ईयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो, नो डाउट। अब बात होती है कि इस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये जो लेक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, इसका पीडीएफ भी मिलेगा क्या? जो मैं स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, क्या इसका पीडीएफ मिलेंगे? आंसर इज यस। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आराम से ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको एक फ्री बैच दिख जाएगा, जिसमें आपको सारे पीडीएफ अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। सो ऐप डाउनलोड करो, आराम से पीडीएफ वगैरह आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है? द मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980 वॉज रिलेटेड टू। मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? तो आप सभी लोगों को पता होगा मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड विद द रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये जो कमीशन था, मंडल कमीशन था, ये किसने सेटअप किया था? तो मोरारजी देसाई की सरकार ने सेटअप किया था। कब? 1978 में। किस आर्टिकल के अंडर किया था? अंडर आर्टिकल 340। तो इसने बताया था कि ओबीसी को कितना रिजर्वेशन देना चाहिए। तो कमीशन ने बताया था कि अराउंड 54% ऑफ द पॉपुलेशन विच बिलोंग्स टू 3743 डिफरेंट कम्युनिटीज आर बैकवर्ड इन नेचर, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। और इस कमीशन ने बोला था कि उनको कितना रिजर्वेशन दो? 27 से बढ़ा के 50% दे दो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अदर देन SC ST को जो रिजर्वेशन है उसको कंटिन्यू करो, प्लस इन लोगों को इतना रिजर्वेशन और दे दो। तो ओबीसी के लिए जो कमीशन आया था वो किससे रिलेटेड था? मंडल कमीशन किससे रिलेटेड था? सो अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन रिजर्वेशन के ऊपर है। द फेमस इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस अंडर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसर्न्स विद रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कमिटी। अब मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि भाई बैकवर्ड तो हो आप, लेकिन बैकवर्ड में क्या ऐसा कैटेगराइजेशन किया जा सकता है कि कुछ लोग बैकवर्ड हैं और कुछ लोग ज्यादा बैकवर्ड हैं? तो हम लोगों को पता है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी चलता है। क्रीमी लेयर भी होती है ना ओबीसी के अंदर। बोले क्रीमी लेयर, बोले कौन होते हैं? बोले ये थोड़े से वेल ऑफ लोग होते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा वैसा है ओबीसी के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? दे कम अंडर क्रीमी लेयर। बोले क्रीमी लेयर वाले तो इनको कम बेनिफिट्स देना। सो क्या ऐसा किया जा सकता है टू कैटेगराइज कास्ट एज बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ, ऐसा किया जा सकता है। और किस केस में बोला? फेमस इंदिरा साहनी जजमेंट में बोला। सो इंदिरा साहनी जजमेंट आया था रिलेटेड विद द आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16(4) क्या बोलता है? इट एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर दोज बैकवर्ड क्लासेस विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। तो भाई देखो, 16 तो बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी देता है और बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये बोलता है कि स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है किनको? बैकवर्ड क्लासेस को। और वो बैकवर्ड क्लासेस कौन सी है? विच इन द आईज ऑफ स्टेट्स आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। सो बोले उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि देयर इज नो बार ऑन द स्टेट टू कैटेगराइज बैकवर्ड क्लासेस एज बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड। तो वो चाहे तो उनको बैकवर्ड बोले, चाहे तो मोर बैकवर्ड करे, तो इसके ऊपर उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फेमस इंदिरा साहनी जजमेंट ये था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स रिफर्स टू, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। वन सिटीजन वन वोट, यस दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हम सब लोग इक्वल क्यों हैं? बिकॉज वी हैव वन वोट फॉर वन सिटीजन्स, तो बात बिल्कुल सही है। राइट टू कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस विदाउट अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन, यस इवन यू कैन कंटेस्ट फॉर द पब्लिक ऑफिसेस, आई कैन कंटेस्ट फॉर द पब्लिक ऑफिसेस। अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह आपको कोई बार वगैरह है, आप पे रेस्ट्रिक्शन है, तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, अदरवाइज वी ऑल कैन कंटेस्ट पब्लिक ऑफिस विदाउट अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हाँ, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 साल के और बोले मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 35 ईयर्स ऑफ एज चाहिए और अगर आपने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट करी तभी आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। बट यू हैव राइट टू कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस विदाउट अनड्यू डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देयर इज नो सच राइट ऑफ राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसा कोई राइट है क्या राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? तब तो हम सबको फिर क्या मिलना चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो ऐसा कोई राइट है ही नहीं। इक्वल सोशल स्टेटस, भाई पॉलिटिकल राइट्स आर डिफरेंट, सोशल राइट्स आर डिफरेंट, सो इक्वल सोशल स्टेटस नहीं आएगा यहाँ पर। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर पूछ रहा है तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स और इक्वल एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक ऑफिस, इसका दो मीनिंग होते हैं, है ना। वन मैन वन वोट अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, दिस इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, किसने क्या कमेंट किया, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। राइट टू कंटेस्ट एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट आर डिफरेंट। राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नो सच फंडामेंटल राइट इज गिवन। अगर ऐसा कोई फंडामेंटल राइट होता तो फिर तो हम सबको स्टेट को एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ता, तो हम लोग एग्जाम नहीं लिख रहे होते, स्टेट खुद आता बोले भाई फंडामेंटल राइट है, जॉब ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। What is that which best define the idea of equality in a liberal democratic society? देख लेते हैं स्टेटमेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको कैसे इंट्यूशन से कैसे बढ़िया तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। क्या सारे फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस को एलिमिनेट किया जा सकता है? आंसर इज नो। आप इक्वालिटी कैसे ला सकते हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर? सम आर मोर पावरफुल, सम आर मोर वेल्दी, सम आर लेस। व्हाई? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको एकदम बराबरी पे ले आए, है ना। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो ये किसके बारे में? विच ऑफ दैट विच बेस्ट डिफाइंस इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि देखना, आपकी जो पोजीशन है इट शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय प्री बर्थ। यू शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक्स। सो स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? अपॉर्चुनिटीज एंजॉय बाय सिटीजन मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। यस, कि जो अपॉर्चुनिटीज सिटीजन को मिलती है वो बाय बर्थ या सोशल सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है? इक्वल रिसोर्सेज अलॉटेड टू ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इक्वल रिसोर्सेज दे देगा सारे सिटीजन्स को, वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं उनको इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसा हो सकता है क्या? नो। डी क्या बोल रहा है? अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट गुड एंड सर्विसेज टू ऑल सिटीजन। बोले सबको रेल में फ्री दे दो, सबको हवाई जहाज सबके टिकट फ्री दे दो, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो यही बात कर रहा है। क्या ये होता है इसका मतलब इक्वालिटी का? नहीं। सो इक्वालिटी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज एंजॉय बाय सिटीजन मस्ट नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय बर्थ और सोशल सर्कमस्टांसेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी implies that all people as a human being are entitled to same rights and opportunities to develop their skills and talent and to pursue their goals and ambition. So some people can be more successful in life and some can be less. Easy question था, कैसे इंट्यूशन के थ्रू सॉल्व किया वो अपन लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is our credible argument for supporting freedom of expression even for the ideas that prima facie seems false or misleading? बोले इनमें से कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो किसको फेवर करते हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बोले जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फेवर करते हैं, हो सकता है वो जो आइडिया हो, जो व्यूज हो, वो शुरुआत में हमको गलत लग रहे हैं, फिर भी इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। नोशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्स आर ऑफन कलर्ड बाय सोशल एंड कल्चरल परसेप्शन। भाई बिल्कुल बात सही है। क्या सही है क्या गलत है ये तो हमारे नजरिए से हम नहीं पता कर सकते। कई बार सोसाइटी हमको बताती है दिस इज रॉन्ग, बट एक्चुअली वो सही होता है। कई बार सोसाइटी बोलती है दिस इज रॉन्ग, बट वो चीज़ सही होती है। कई बार सोसाइटी बोलती है दिस इज राइट, बट वो गलत होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट सती प्रथा, अगर आप सती प्रथा को देखोगे, सती प्रथा ये द प्रैक्टिस ऑफ सती है ना। सती प्रथा की मैं बात करता हूँ तो दो टाइप की सोसाइटी हो सकती है। एक सोसाइटी थी अर्लियर सोसाइटी, अर्लियर सोसाइटी की मैं बात करता हूँ। एक है आज की द प्रेजेंट सोसाइटी। भाई अर्लियर सोसाइटी के लिए सती प्रथा वॉज राइट एज वेल एज सती प्रथा वॉज लीगल। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलते थे भाई ये लीगल भी है और ये करेक्ट भी है, सती प्रथा वॉज राइट।
आज की सोसाइटी के लिए सती प्रथा गलत है प्लस सती प्रथा इलीगल है। सो क्या सती प्रथा सही है गलत है? तो इट डिपेंड्स ऑन द सोशल सर्कमस्टांसेस एंड कल्चरल परसेप्शन। तो बिल्कुल बात सही बोल रहा है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमेशा प्रमोट करना चाहिए कि कई बार शुरू में वो आइडिया गलत लगता है बट बाद में वो सही हो जाता है। जब राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के अगेंस्ट लड़ रहे होंगे तो सब लोग शुरू में क्या बोल रहे होंगे, ही इज रॉन्ग, बट एक्चुअली ही वाज राइट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। Suppression of seemingly false idea block the evolution of idea that benefits society in the longer run। बिल्कुल बात सही है कि अगर आपको लग रहा है कि इसका आइडिया गलत है और आप उसको सप्रेस कर दोगे तो हो सकता है वो जो बेनिफिट देने वाला हो सोसाइटी को लॉन्गर रन में वो ना हो पाता। और इसमें भी आप राजा राम मोहन रॉय को देख सकते हो कि शुरू में तो आपको लग रहा था दैट ही इज रॉन्ग ही इज फॉल्स, तो अगर आप उनको उसी समय सप्रेस कर देते तो क्या लॉन्गर रन में आज सोसाइटी सती प्रथा की प्रैक्टिस से फ्री हो पाती? आंसर इज नो। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, तो बोथ आर करेक्ट, दैट इज सी। अब ये जो क्वेश्चन था कहाँ से आया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल है, ही वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर एंड एक्टिविस्ट ऑफ ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी। तो इन्होंने बोला था इन डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन्होंने क्या बोला था इन थॉट, उन्होंने 4 रीजंस दिए थे कि दैट व्हाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट इन हिज बुक लिबर्टी। उन्होंने बोला क्या था, नो आइडिया इज कंप्लीटली फॉल्स, बोले कोई भी आइडिया कंप्लीटली गलत नहीं होता है। ट्रूथ डज नॉट इमर्ज इटसेल्फ, ट्रूथ अपने आप इमर्ज नहीं करता है। थर्ड उन्होंने बोला था कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया इज वैल्यूएबल, और फोर्थ उन्होंने बोला था वी कैन नॉट कंप्लीटली श्योर दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू और नॉट। बोले हम जिसको सही समझते हैं हमको श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि जिसको हम सही समझ रहे हैं वो सही है या नहीं है। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि सोसाइटी जिस चीज़ को सही समझती दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 19 कौन से राइट में आता है? फंडामेंटल राइट। राइट टू इक्वलिटी में तो 14 to 80 आते हैं, 18 आते हैं। सो ये आता है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में 19 to 22 हैं, तो 19 में एक फंडामेंटल राइट ऑल्सो है, दैट इज राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको बाद में ऐड किया गया था। सो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, तो आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 19 क्या बोलता है, जल्दी से एक बार उसको भी देख लेते हैं। ऑल द सिटीजंस हैव राइट टू, तो मतलब दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। तो ऐसे कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है? तो अभी मैंने बताया था 15, 16, 19, 29 एंड 30। ओनली दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजंस, ऑल अदर आर अवेलेबल टू सिटीजंस एज वेल एज एलियंस। अब आर्टिकल 19 क्या बोलता है? ऑल सिटीजंस हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। 3 बोलता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको बाद में ऐड किया था। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, है ना। लेकिन ऑब्वियस है यहाँ पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन तो बम बनाने लग जाओगे। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया बोल दिया तो आप ऐसे ट्राइबल कल्चर में चले जाओगे। अंडमान और निकोबार पे पता चला ऐसे आइलैंड्स पे चले गए कि उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दोगे। सो डी एंड ई कैन बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो याद रखना डी किसके बारे में बात कर, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कुछ ट्राइबल एरियाज को छोड़ के बाकी कहीं भी जाके रिसाइड कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और कुछ एरियाज में जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरियाज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लद्दाख विजिट करते हो तो लेह से आपको क्या लेना पड़ता है? इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है होम मिनिस्ट्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे और देख लेते हैं। राइट टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको कब स्टेटस दिया था? फंडामेंटल राइट किसने बनाया था? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बनाया था अंडर आर्टिकल 19। और इसने एक नई डीपीएसपी भी जोड़ी थी फॉर द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 43B। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और एक नया पार्ट भी जोड़ा था, पार्ट 9B, विच इज टाइटल्ड एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कितना इंपॉर्टेंट है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने काम किया था? 97 ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी यहाँ पर बताते चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूज्ड वेरियस एक्सप्रेशन विद रिगार्ड टू सेवरल क्लासेस ऑफ सिटीजन, दीज इंक्लूड। कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन कौन से एक्सप्रेशन, कौन कौन से वर्ड्स को यूज किया? सिंपली ये पूछ रहा है। Socially and educationally backward class of citizen. Yes, Article 16 talks about equality of opportunities in public employment, but there is no bar on the state to do positive discrimination for the communities which are socially and educationally backward. तो yes, socially और educationally backward तो यूज हुआ है। बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन भी यूज हुआ है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन ऑल्सो इंक्लूड्स बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। कितना ईजी है। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज भी हुआ। इवन ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी यूज हुआ है।
सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, देखो दो दो जगह दे रहे हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यहाँ भी दे रहे हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। क्या दारू पी के इसने क्वेश्चन बनाया था? तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट। सो इनमें से क्या, सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो। तो देखो कितना ईजी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, दैट इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ दिया हुआ था? आप बोलोगे आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में भी ए टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। अब स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आपको दिया हुआ है, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और राइट आर्टिकल 19 किस में आता है? तो आप बोलोगे राइट टू फ्रीडम में आता है, क्योंकि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक कहाँ पर आते हैं? राइट टू फ्रीडम में आते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो, आप अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज को कैसे भी शो कर सकते हो, इवन इशारों के थ्रू कर सकते हो। इवन यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ अदर, आप अदर्स के व्यूज को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहीं ना कहीं क्या है? छुपा हुआ है, तो बोले इम्प्लिसिट है ना। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी मच इम्प्लिसिट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तब देख लेते हैं, लेकिन स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कब रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? सॉवरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, क्या सॉवरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाए जा सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि अगर आप ऐसी कोई बात बोल रहे हो जिससे सिक्योरिटी थ्रेटेंड हो जाए तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स लगाए जा सकते हैं, हाँ लगाए जा सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर अगर बिगड़ता है आपके बोलने से या न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ छापने से, तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, हाँ लगाए जा सकते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ अदर ग्राउंड्स भी है जिनके कारण रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अदर ग्राउंड्स क्या है? डिसेंसी मेंटेन करना पड़ेगी, मॉरलिटी को देखना पड़ेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, किसी को बदनाम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो रोड पर गाली देते हुए दौड़ोगे, नहीं। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ऐसा कोई स्पीच नहीं देना है कि आप ऑफेंस को क्या कर दो, उकसा दो, लोगों को भड़का दो। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है वो एक बार देख लो, काफी ब्रॉड डेफिनेशन है। राइट टू प्रोपोगेट्स वंस व्यूज एज वेल एज द व्यूज ऑफ अदर। आप खुद के व्यूज तो एक्सप्रेस कर सकते हो, प्लस व्यूज ऑफ अदर्स भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सो व्यूज ऑफ अदर्स कौन एक्सप्रेस करता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज वेरी मच इम्प्लिसिट इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, आपको एडवर्टाइजमेंट करने का भी फंडामेंटल राइट है। देख लो, राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग, कोई आपका फोन टैप नहीं कर सकता, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। राइट टू टेलीकास्ट, टेलीकास्ट का मतलब क्या है कि अगर भाई आप दूसरों की व्यूज को भी एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकते हो, आप न्यूज चैनल खोल सकते हो। तो राइट टू टेलीकास्ट, इसका मतलब कि गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है न्यूज चैनल्स के ऊपर, तो ये चीज ध्यान रखना। राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस बोलती है कि अब हम क्या कर रहे हैं, भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं, तो यू हैव एवरी राइट टू गो अगेंस्ट दैट बंद। आप बोलोगे नहीं भाई मैं मेरी दुकान बंद नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है। सो यू हैव राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो बोलोगे कैसे? तो ये भी क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, कुछ ना बोलना भी पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। राइट अगेंस्ट इंपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर, बोले न्यूज़पेपर छपा ही नहीं और पहले उस पर बैन लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते हो आप, छपने के बाद मटेरियल को हटाया जा सकता है, लेकिन छपे बिना ही आप बोलो भाई आप मत छापना, तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन लिया गया। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब शराब और आपकी दुकान के आगे आप क्या कर सकते हो, धरना वगैरह दे सकते हो, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है? द फेमस शाहबानो केस डील्ड विथ, फेमस शाहबानो केस किससे डील करता है? तो मैं आपको बता देता हूं शाहबानो केस क्या, पहले इसका आंसर दे देता हूं। राइट टू एलिमनी फ्रॉम हस्बैंड। शाहबानो अपने मध्य प्रदेश का फेमस केस है, इंदौर शहर का ही है ना, तो आप लोगों को तो पता ही होगा, बट ठीक है बाकी स्टेट वालों को नहीं पता होगा, बता देता हूं। शाहबानो केस था, क्या था? ये एक मुस्लिम वुमेन थी फ्रॉम मध्य प्रदेश, इंदौर सिटी की। अब इनके हस्बैंड ने इनको क्या दिया? डिवोर्स दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और बोला कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे गलत डिवोर्स किया, नाउ आई वांट एलिमनी। एलिमनी मतलब बोले मुझे मंथली सैलरी वगैरह दिलाओ, बच्चे वगैरह, क्योंकि मेरे 5 बच्चे हैं, तो बोले 5 बच्चे उनको पालने के लिए पैसा लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को बोला कि भाई अब आप इनको एक्सपेंसेस वगैरह दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, अब हस्बैंड को देना पड़ा, लेकिन इससे जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने उस समय की गवर्नमेंट राजीव गांधी सरकार पर प्रेशर डाला कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को क्या करो, नल एंड वॉइड करो। तो उस समय गवर्नमेंट ने अंडर द प्रेशर ऑफ मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी, दैट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट किसी के प्रेशर में किसी के साथ कैसे इनजस्टिस कर सकती है। सो गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उसका जो जिम्मेदारी थी महिला की, तो हस्बैंड से हटा के उसके रिलेटिव्स पे डाल दी। बोले अब आपका
ध्यान आपके हस्बैंड नहीं रखेंगे, आपके मम्मी पापा रखेंगे, आपके भाई बहन रखेंगे, आपके भैया भाभी रखेंगे और वक्फ बोर्ड रखेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सो गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट लाया? मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसके कारण, और ये जो लॉ था कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि हस्बैंड से आपने जिम्मेदारी किस पे शिफ्ट कर दी? उसके क्लोज रिलेटिव पे, वक्फ बोर्ड पे कर दी। सो दिस लॉ वाज डिस्क्रिमिनेटरी। क्यों? क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को तो हर्जाना मिलता था इन केस ऑफ डिवोर्स, लेकिन मुस्लिम वुमेन को नहीं मिल रहा। सो दैट इज रॉन्ग, दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सेक्युलरिज्म के ऊपर कलंक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को क्या कर दिया? नलीफाइड कर दिया। एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड शाह बानो जजमेंट, क्योंकि शाह बानो में क्या बोला था कि भाई ठीक है, इनको एलिमनी मिलेगी अपने हस्बैंड से। तो जो उनको बोला गया था वो सब चीजें प्रोवाइड करवाई गई। तो ये आपको ध्यान रखना, फेमस शाह बानो केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? थोड़ी देर पहले अभी पूरी लिस्ट बताई थी, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर, हाँ यू हैव दिस राइट। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, बताया था, तभी तो आप गवर्नमेंट के बारे में बोल पाओगे, बिल्कुल। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में दी हुई है? राइट टू प्राइवेसी दिया हुई है राइट टू लाइफ के अंडर, और राइट टू लाइफ कहाँ है? आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। और ये किसकी बात कर रहा है? आर्टिकल नंबर 19 की बात कर रहा है। तो ये हमारा सी तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, यस यू हैव दिस फ्रीडम ऑल्सो, तो ये भी सही है। राइट अगेंस्ट स्ट्राइक कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, यस यू हैव राइट अगेंस्ट द बंद और स्ट्राइक कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाली बात भी सही है। बट ध्यान रखना, राइट टू स्ट्राइक नहीं है आपको, लेकिन राइट अगेंस्ट स्ट्राइक है। अगर कोई बोलता है स्ट्राइक करे तो आप बोल दोगे मैं नहीं जा रहा, तो दिस इज योर फंडामेंटल राइट, बट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 एंड 5। सो 1, 2, 4 एंड 5 कहां पर दिया हुआ है? दैट इज गिवन इन ए, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। इजी था। आर्टिकल 19 इंक्लूड्स दीज फंडामेंटल राइट्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आराम से इसको एक बार और देख लेना। राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने और बताया था क्या जो फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट अंडर 19 है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? आंसर इज यस, ऑन दीज ग्राउंड, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर यूपीएससी और एमपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है तो हम लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर, जिसमें कंप्लीट प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, दैट इज 4500 रुपीज़ ओनली। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जल्दी से क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और अगर ये सारा पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आराम से ऐप डाउनलोड करो, उसमें सेक्शन दिख जाएगा आपको, सेक्शन में जाना, आपको सारे पीडीएफ अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स वहाँ पर डिटेल में देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, और वो वीडियो लेक्चर फ्री है। प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन इंक्लूड, बोले ऐसे कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के जिसका बियरिंग है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या है? बोले है तो फंडामेंटल राइट के अंदर। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? तो आपको पता होगा, एनी लॉ ट्राइज टू टेक अवे फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। तो ये किसके बारे में बात करता है कि बोले कोई भी लॉ अगर ऐसा है जो फंडामेंटल राइट को लेने की कोशिश करता है, दैट विल बी नल एंड वॉइड। सो अगर मान लो आर्टिकल 15 को कोई लेने की कोशिश करता है, आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बोले डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, पर बोले गवर्नमेंट क्या कर रही है? एजुकेशन पे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, सो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप आर्टिकल 13 ही तो यूज करोगे, तो उसका कहीं ना कहीं एजुकेशन पे इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अंडर आर्टिकल 29 एंड 30, अगर गवर्नमेंट ने वो ले लिए तो आर्टिकल 13 इन्वोक कर दोगे और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स ट्रांसेंडेंटल पोजीशन टू द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज इट सेज एनी लॉ दैट ट्राइज टू टेक्स अवे फंडामेंटल राइट शैल बी नल एंड वॉइड। सो आर्टिकल 13 तो इन्वोक होगा। आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मैंने अभी थोड़ा डिटेल में समझाया था। सो अगर आप एजुकेशन के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बिकॉज आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, ये तो नाम ही से इसके लेकर आना है, राइट टू एजुकेशन। यस, आर्टिकल 28 माइनॉरिटीज को राइट देता है या रिलीजियस फ्रीडम, तो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता, तो यस दिस इज ऑल्सो पार्ट। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार है, तो यस आर्टिकल 30 भी ये बात करता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5 कहाँ दिया हुआ? 1 2 3 4 5 दिया हुआ है बी में, सो बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है, याद रखना है।
आर्टिकल 13 क्या बोलता है, लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट वेयर द कोर्ट कैन कट डाउन अ लॉ दैट इन्फ्रिंजेस ऑन द राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन कहाँ दिया हुआ, 21A। सो अगर 21A को वायलेट करते हो तो आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। सो आर्टिकल 13 का भी इंपैक्ट आएगा एजुकेशन पे। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, so that is important for the inclusive education, मैंने दिया हुआ है। Article 21 clearly talks about right to education and it was inserted by 86 Constitutional Amendment Act of 2002. This provision came into force from 1st of April 2010. Article 28 freedom as to attendance, religious instruction or religious worship in certain educational इंस्टीट्यूशंस। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर ओन। अब जो बात के फंडामेंटल राइट्स है जिनको अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डोंट वरी, उन पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी काफी डिटेल में हम लोग डील करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द ऑफन यूज्ड टर्म फोर्थ एस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रेफर्स टू। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कई बार सुनते होंगे, व्हाट इज द फोर्थ एस्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज द प्रेस एंड मीडिया। सो फोर्थ एस्टेट क्या है, प्रेस एंड मीडिया, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव बियरिंग ऑन एजुकेशन। बोले इनमें से कौन कौन से पार्ट का एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ता है। अभी पहला क्वेश्चन जो इसके पहले किया वो अलग था, अब ये थोड़ा सा अलग है। फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स का एजुकेशन पे इंपैक्ट है। आर्टिकल 21A डायरेक्टली टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, तो यस फंडामेंटल राइट्स में तो और भी है, एजुकेशनल राइट है, रिलीजियस फ्रीडम में भी एजुकेशन की बात हो रही, तो यस इसका तो इंपैक्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आउटसाइड पार्ट, डायरेक्टिव आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऐसे भी कोई डायरेक्टिव्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ हिंदी, दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्टिव है ना, एंड आउटसाइड पार्ट 4, तो यस इसका भी इंपैक्ट है एजुकेशन पे। नाइन्थ शेड्यूल क्या है, बोले ये तो प्रोटेक्शन देता है उन लॉ को कि बोले आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू नहीं करवा सकते हो, तो इसका एजुकेशन पे इंपैक्ट है नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या बोलता है, पेरेंट्स को क्या एडवाइस देता है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना बढ़िया तरीके से, सो यस इसका भी एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट है। डीपीएसपी का भी एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट है। 11th एंड 12th शेड्यूल, लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, वो किसके बारे में बात करती हैं, स्कूल वगैरह के बारे में भी बात करती है, तो यस इसका भी एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 कहाँ दिया हुआ, 1 2 4 5 एंड 6 ओनली, दैट इज बी शुड बी द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, 21A टॉक्स अबाउट, ओके। 28 क्या बात करता, फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, है ना, आपको फ्रीडम है, आप चाहो तो बोल सकते हो कि हम ये वाले धर्म के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं अटेंड करेंगे। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एडमिनिस्टर एंड एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन। डीपीएसपी क्या बात करता है, इट गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू माइनॉरिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन इन मदर टंग, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट को क्या बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन किस में देना, मदर टंग में देना। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ हिंदी। 9th शेड्यूल तो क्या बात करता है, सेविंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्विजिशन और जुडिशियल रिव्यू से चीज़ों को बाहर रखने की बात करता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 है, साइंटिफिक टेम्पर की बात करती है, और एक फंडामेंटल ड्यूटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली, क्लियरली एजुकेशन की बात करती है। हु इज द पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड एज द केस में बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी हुई हैं, एक बार इनसे भी गो थ्रू कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज पे जब एमसीक्यूज करेंगे तब सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। राइट अगेंस्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज फंडामेंटल राइट इन इंडिया। अभी बताया राइट अगेंस्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस कि बोले आप पेपर छपने के पहले उस पर सेंसरशिप नहीं लगा सकते, एंड फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट या कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट ये किस में आता है, तो देखो पहला बोल रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, भाई ये तो 23-24 की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी, ये तो आर्टिकल 14 to 18 की बात कर रहा है, और हमको तो आर्टिकल 19 ढूंढना है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट टू एजुकेशनल एंड रिलीजियस राइट, ये तो 29 और 30 की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज डी। काफी आसान था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और राइट अगेंस्ट सेंसरशिप ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज लेटर एडेड बाय सुप्रीम कोर्ट विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहा है और फंडामेंटल राइट के स्कोप को बढ़ाते जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोल रहा है, फ्रीडम इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन। अब देखो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल यूपीएससी के ट्रेंड में चले हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के जो आंसर हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, इवन आप एग्जाम देने के बाद भी आके सोचते रह जाते हो कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि किसी भी बुक में डायरेक्टली नहीं मिलता है। सो फ्रीडम इज सेट टू एग्जिस्ट व्हेन, फ्रीडम कब
समझ में आएगा आपको कि ओके है या नहीं है। एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल आर एब्सेंट, बोले एक्सटर्नल बाहरी फोर्सेस कंस्ट्रेंट्स वगैरह नहीं है, बात सही है, तो भी आपका फ्रीडम है। अगर आपको सब लोग रोकने में ही लगे रहेंगे तो फिर काहे का फ्रीडम। People can develop their creativity and capabilities. Yes, this is also freedom, that people can freely develop their creativity and capabilities. Yes, individual power of reason and judgment is exercised. This is also freedom. So मेरा क्या होगा, all the three, so all of the above are the case of freedom is said to exist. Easy question था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है, The Supreme Court has recently ruled that right to privacy is a fundamental right. What are the consequences of this judgment? Supreme Court ने recently क्या बोला, that right to privacy is a fundamental right. अगर right to privacy fundamental right बन गया तो इसके क्या consequences होंगे। तो पहले तो ध्यान रखना, right to privacy को कहाँ ऐड करा, तो बोले अंडर आर्टिकल 21 right to life and personal liberty में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फंडामेंटल राइट कर दिया, बोले राइट टू प्राइवेसी। अब अगर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे भाई। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, है ना, दे आर ओवर एंड अबव द अदर लॉज, है ना। अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा देन यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑल्सो। तो ये चीज आपको पता है। तो स्टेटमेंट वाल बोल रहा है सिटीजन कैन मूव बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ दिस राइट। बिल्कुल बात सही है, अगर कोई फंडामेंटल राइट है देन पीपल कैन डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है, इट इज अपॉन द पीपल वेदर दे गो फॉर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको एंटरटेन करने से मना नहीं कर सकती है, बिकॉज राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, लेकिन राइट टू मूव हाई कोर्ट इज अ लीगल राइट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर हाई कोर्ट चाहे आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, आप हाई कोर्ट गए, तो हाई कोर्ट चाहे तो मना कर देगी कि जाओ मैं इस डिसीजन को या इस केस को नहीं सुन रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट जाना एक लीगल राइट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट आपको मना कर सकती है, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आपको एंटरटेन करने से ना भी बोल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा मना नहीं कर सकती है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। It reconciles India's legal position on privacy with international covenant on civil and political rights. अब ये नहीं पता है, लेकिन हाँ राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहा है क्वेश्चन, और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो इससे इंडिया की पोजीशन उसमें इंप्रूव हुई होगी। अरे हुई होगी, बड़ा बेसिक सा स्टेटमेंट है, तो इसको हम नहीं भी पता तो चलो डाउट में रख देते हैं, वैसे तो ये करेक्ट होना चाहिए। चलो थर्ड देखते हैं। दिस राइट विल बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर राइट टू इक्वालिटी इन इंडिया पेंडिंग स्टैट्यूटरी अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। क्या ये राइट टू इक्वालिटी में आएगा? राइट टू इक्वालिटी में कौन से आर्टिकल आते हैं? 14 to 18 आते हैं, और ये वाला जो राइट जुड़ा है ये आर्टिकल 21 में जुड़ा है। सो 14 to 18 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, और ये जो 21 है ये किस में आता है? तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 21 तक तो काय में आते हैं? राइट टू फ्रीडम में आते हैं। तो ये राइट टू फ्रीडम की बात कर रहा है और लास्ट स्टेटमेंट इक्वालिटी की बात कर रहा है, सो ये तो गलत हो जाएगा। तो 3 जहां जहां मैं हटाऊं, ये गलत, ये गलत। 1 तो सही था, आपको पता है, 2 डाउट में था, तो 2 ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि 1 सही है। सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। विद रेफरेंस टू नोशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब अच्छा, नेगेटिव लिबर्टी मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या है? नेगेटिव राइट है कि आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हो, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इज अ पॉजिटिव लिबर्टी, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी ध्यान रखना है। नेगेटिव लिबर्टी इज ऑल्सो देयर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और पॉजिटिव लिबर्टी बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन्ड है और दोनों फंडामेंटल राइट भी है। नेगेटिव लिबर्टी इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन सोसाइटी एंड नॉट फाउंड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। क्यों? नेगेटिव लिबर्टी नहीं है कि हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं है कि आप किसी से बॉन्डेज लेबर ले सकते हो, स्लेवरी वगैरह करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। सो दिस इज अ नेगेटिव लिबर्टी एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। सो इट इज नॉट फाउंड इन अथॉरिटेरियन सोसाइटीज ओनली, इट इज ऑल्सो फाउंड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा मेरा। जहां जहां 1 है मैं हटाऊं तो ए और सी मेरा यहीं पे एलिमिनेट हो गया। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। द आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी यूजुअली अप्लाइज टू इंडिविजुअल कंसिडर्ड प्राइमरी एज मेंबर ऑफ गिवन कलेक्टिव्स। यस, जो आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी है वो कलेक्टिव्स को राइट मिलता है। कैसे? फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स।
सो दिस राइट इज फॉर द गिवन कलेक्टिव्स। तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, लेकिन 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, मतलब 2 तो करेक्ट है, तो मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है बी। तो मतलब 3 और 4 मैंने पढ़े नहीं है, बट 3 and 4 आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मेरा 2 करेक्ट हो गया। चलो फिर भी 3 और 4 को एक बार देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, हो सकता है 2 गलत हो। The idea and implementation of negative liberty is absent from the Constitution of India. Negative liberty is there in the Indian Constitution. Right against exploitation, Article 23 में दिया हुआ है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। Article 32 and Article 226 in the Indian Constitution are based exclusively on the notion of positive liberty. क्यों? Article 32 क्या है? You can directly move Supreme Court. Article 226 you can move High Court in case of violation of fundamental right. तो अगर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, आपसे फ्री में जॉब करवा रहा है, पैसा नहीं दे रहा, इट्स अ काइंड ऑफ बेगरी, भिखारी बना दिया आपको, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे तो मना कर देंगे क्या एंटरटेन करने के लिए? सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे तो वो एक्सक्लूसिवली नहीं है पॉजिटिव लिबर्टीज के लिए, भी उन्होंने नेगेटिव लिबर्टीज के लिए भी आपके केस को सुन सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, और मेरा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 ओनली। दिया हुआ है नेगेटिव लिबर्टी, फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल बैरियर एंड कंस्ट्रेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स, तो ये इंडिविजुअल्स के लिए रहता है। पॉजिटिव लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू टेक कंट्रोल्स ऑफ वन लाइफ एंड रियलाइज वंस फंडामेंटल पर्पस, दिस इज फॉर द कलेक्टिव्स। 32 और 226 में आप पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी दोनों के लिए अप्रोच कर सकते हो। समझ में आया आप सभी लोगों को? ईजी था ये सब कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। The Supreme Court has declared which of the following right as part of Article 21, that is right to life and liberty. अब देखना, Supreme Court has also broadened the scope of fundamental rights. Fundamental rights ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो कम थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर करके बोले हाँ, राइट टू प्राइवेसी बोले ये भी फंडामेंटल राइट, टू फ्री लीगल एड बोले ये भी फंडामेंटल राइट, डिलेड एग्जीक्यूशन, शेल्टर, लाइवलीहुड बोले ये सब भी क्या है, बोले फंडामेंटल राइट है। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, फंडामेंटल राइट को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट किया और उनको काफी ब्रॉड कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 21 है दैट टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बोले उनमें सुप्रीम कोर्ट ने और कौन कौन से राइट जोड़ दिए? तो राइट टू फ्री लीगल एड, यस सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जोड़ दिया, फ्री लीगल एड बोले मिलना चाहिए सबको, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, बोले हाँ अगर डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में तो भी ये क्या है आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो दैट यू हैव राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। राइट टू शेल्टर, यस आपको घर होना चाहिए, आशियाना होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी आए और इतना प्रदूषण करे कि आप सब उसके धुएं से ही मर जाओ, बिकॉज यू हैव राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट एंड डिसेंट एनवायरमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, तो ध्यान रखना है। राइट टू लाइवलीहुड, बोले अगर कोई आपका काम छीन लेता है, कोई ऐसी एक्टिविटी करती गवर्नमेंट जिससे आपका धंधा ही बंद हो जाता है, तो दिस इज अगेंस्ट राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और भी राइट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में जोड़े, लाइक राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, कहाँ जोड़ा? आर्टिकल 21A में जोड़ा है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को ऐसा अंडर सेल में बंद मत कर देना, नहीं तो पागल हो जाएगा। राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, हथकड़ी मत लगाना, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है, दैट इज 4500 रुपीज़ ओनली। कूपन वगैरह ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैच ऑलरेडी अफोर्डेबल प्राइस में। प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी विद 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं ये सारे जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अराउंड 28 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। कुछ फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए थे जिसके ऊपर आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज चल रही है इसका नाम है पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, जिसके ऑलरेडी 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक बार आप उसको भी जाकर के देख लेना। पूरी पॉलिटी को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप बहुत बढ़िया तरीके से स्कोर कर पाएं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, उनको भी आराम से डील कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हिच ऑफ दीज रिट्स इज जनरली नॉट इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। बोल रहा है रिट के ऊपर क्वेश्चन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। सो आप लोगों को पता होगा कि रिट ज्यूरिसडिक्शन कहां दिया हुआ, अंडर आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट।
अब देखना आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स, मींस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वन कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट। आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो अब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए हो तो सुप्रीम कोर्ट कैसे आपके फंडामेंटल राइट्स को रीइंफोर्स करेगा, थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिट्स। तो वो क्या इशू करता है, रिट्स इशूज करता है। अब रिट्स कितने टाइप की होती है, तो टोटल 5 टाइप की रिट्स इशू करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी रिट्स हैं। 4 तो यहां पर लिस्ट है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो एंड प्रोहिबिशन। और जो 5वीं रिट है जिसका नाम है सर्शियोररी, क्या नाम है उसका, सर्शियोररी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मैं पहले पांचों का मीनिंग बता देता हूं, फिर इजीली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। क्या मतलब होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ। तो हेबियस कॉर्पस का आपको मीनिंग अगर पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, टू हैव द बॉडी ऑफ। अब ये किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, ये पब्लिक अथॉरिटीज या एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट इशू की जाती है, मेनली पुलिस के अगेंस्ट इशू की जाती है। अगर किसी भी पर्सन को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कौन से रिट्स इशू करेंगी, हेबियस कॉर्पस, मींस टू हैव द बॉडी ऑफ द पर्सन हु इज इलीगली डिटेन। यहां पर फिजिकल बॉडी की बात नहीं है, लेकिन यह है कि उसको कोर्ट के सामने पेश करो कि भाई आपने उसको क्यों इलीगली डिटेन करा। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब ये। दूसरी रेट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। अब फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उसका कोई काम है और अपने ऊपर टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसके कारण आपका कोई ना कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे और सुप्रीम कोर्ट से कौन सी रिट इशू कराने की कोशिश करोगे, मैंडेमस। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वी कमांड टू डू दैट, वी कमांड टू डू दैट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स एक्टिविटी कि भाई आप ये काम करो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तीसरी है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब ये किसके अगेंस्ट इशू की जाती है वो भी देख लेते हैं। तो भाई इसका एग्जांपल आपको बड़ा इजीली ध्यान रखना है, आपको याद रखना है तमिलनाडु की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता। अब इस केस में क्या हुआ था, देखना, जयललिता को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने के लिए 2 साल के लिए क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। जयललिता को 2 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए बैन कर लिया था। लेकिन जब तमिलनाडु में चुनाव हुए तो जो जयललिता की पार्टी थी AIADMK, वो क्या हो गई, जीत गई, इलेक्शन जीत गई, फुल मेजोरिटी के साथ आ गई। अब AIADMK में जयललिता विधायक नहीं बनी थी, जयललिता वाज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एट दैट टाइम। लेकिन AIADMK ने अपने लीडर के तौर पे किसको चुन लिया, जयललिता को चुन लिया। तो जिसके कारण जयललिता क्या बन गई, चीफ मिनिस्टर बन गई। तो क्या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए MLA होना जरूरी है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, ये लॉज ये कहते हैं कि अगर आप MLA नहीं भी हो फिर भी आप अगर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 6 महीने के अंदर अंदर आप क्या बन जाओ, CM। तो उस क्लॉज को यूज करते हुए जयललिता क्या बन गई, CM बन गई। जबकि CM बनने के लिए एलिजिबल नहीं थी क्योंकि MLA नहीं थी, लेकिन इन्होंने बोला मैं 6 महीने में क्या बन जाऊंगी, कहीं ना कहीं से MLA बन जाऊंगी। तो इन्होंने सोचा 6 महीने तक के लिए तो CM बनती हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी क्यो वारंटो, दैट व्हाई बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस, बिकॉज यू आर इनएलिजिबल फॉर 2 ईयर्स इलेक्शन। बोले आप 2 साल तक तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती हो, तो आप CM के पद पे कैसे आ गई हो, आप 6 महीने भी नहीं रह सकती। क्यों, क्योंकि आप 2 साल तक तो चुनाव लड़ने के लिए ही इनएलिजिबल हो। सो ये क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी। प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। ये किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, लोअर कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसने अपने ज्यूरिसडिक्शन से बढ़ के किसी केस को ले लिया। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट केसेस को एंटरटेन करना स्टार्ट कर रहा है। सो दिस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो फिर क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अपनी लोअर कोर्ट्स को रिट्स इशू करेंगी प्रोहिबिट, क्या आप रुक जाओ, बिकॉज दिस केस इज बियॉन्ड योर ज्यूरिसडिक्शन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इट इज यूजुअली अगेंस्ट लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। फिर एक होती है सर्शियोररी। सर्शियोररी का मतलब भी होता है रोकना, लेकिन प्रोहिबिशन और सर्शियोररी में डिफरेंस ये है कि सर्शियोररी में अगर केस पेंडिंग है या डिसीजन आ चुका है, इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, लोअर कोर्ट्स को रोक सकती है। आपको ध्यान रखना, प्रोहिबिशन में बोले केस इज ऑनगोइंग, बोले रोक दिया, आप रुक जाओ। सर्शियोररी में हो सकता है कोर्ट ने केस पेंडिंग नहीं हो, डिसीजन दे दिया हो, डिसीजन दे दिया है तो भी फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट रिवाइज करेगी, तो सर्शियोररी के थ्रू रिवाइज कर देगी। और ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत में पढ़ रखी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ दीज रिट्स इज जनरली नॉट इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। बोले इनमें से कौन सी रिट इशू नहीं होती है पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट। हेबियस कॉर्पस होती है क्या, हाँ हेबियस कॉर्पस तो हमने देखा पुलिस वगैरह के अगेंस्ट इशू हो जाती है कि दैट टू हैव द बॉडी ऑफ, अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन करा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंडेमस मतलब वी कमांड, ये तो पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होती है, टू डू दैट, टू डू दिस, टू डू दिस, तो ये भी बात भी गलत हो जाएगी। क्यों वारंटो, अभी अपन ने देखा जयललिता, कोई भी पब्लिक एग्जीक्यूटिव है या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अगर वो इलीगली या गलत तरीके से किसी ऑफिस को होल्ड कर लेती तो बाय व्हाट अथॉरिटी क्यों वारंटो रिट इशू हो जाती, तो ये भी गलत है। तो ये बोल रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट इशूड अगेंस्ट पब्लिक एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट नहीं इशू होती है,
प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किसके अगेंस्ट होती है? दिस इज अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोहिबिशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। प्रोहिबिशन और सर्शियोररी किसके अगेंस्ट होती है? लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट इशू होती है। चलिए यहां पर मैंने ऑलरेडी दे दिया, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइम इसलिए लगा कि मैंने सारी रेट्स भी देख ली। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ क्यो वारंटो इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम्स ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। भाई अभी हम लोगों ने देखा जयललिता का ऑफिस पे जो क्लेम्स थे क्या वो लीगल थे या इलीगल थे? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दिस इज इलीगल, यू कैन नॉट होल्ड दैट ऑफिस। सो क्यो वारंटो का मतलब ही होता है बाय व्हाट अथॉरिटी द पब्लिक एग्जीक्यूटिव इज होल्डिंग दैट ऑफिस। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहां पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? अ रेट ऑफ क्यो वारंटो कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टिंग पार्टी एंड इट इज नॉट नेसेसरी बाय एन एग्रीव्ड पर्सन। ये बात भी बिल्कुल सही है। बोले अगर क्यो वारंटो इशू कराना है तो कौन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? क्या एग्रीव्ड पार्टी जा सकती है? कोई भी जा सकता? तो कोई भी जा सकता। भाई जयललिता खुद तो जाएंगी नहीं, उनके बिहाफ पे किसी ना किसी उनके दुश्मन ने केस करा होगा सुप्रीम कोर्ट में कि बाय व्हाट अथॉरिटी शी इज होल्डिंग दैट ऑफिस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एग्रीव्ड पर्सन भी जा सकता है और इंटरेस्टिंग पार्टी भी जा सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा पर सी, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने वेरियस टाइप ऑफ रेट्स आपको बता दी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्शियोररी। हेबियस कॉर्पस मींस टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस मींस वी कमांड, क्यो वारंटो मींस बाय व्हाट अथॉरिटी, प्रोहिबिशन मींस टू प्रोहिबिट लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, सर्शियोररी मींस अगर केस पेंडिंग है, डिसीजन आ चुका, उस केस में प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये सारे के सारे दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां दिया हुआ? आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। अब एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है, यू कैन अप्रोच Supreme Court under Article 32 in case of violation of fundamental rights. You can approach High Court under Article 226 in case of violation of fundamental rights to High Courts. अब देखना, आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हो और आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को एंटरटेन करने से मना नहीं कर सकती। लेकिन आर्टिकल 226 इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। और अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है और आपके ऊपर है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ या हाई कोर्ट जाओ, लेकिन अगर आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट मना भी कर सकती कि जाओ हम इस केस को नहीं सुन रहे, आप तो सुप्रीम कोर्ट जाओ एज अ मैटर ऑफ राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोर्ट्स कैन इशू वेरियस काइंड ऑफ रेट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजंस। अब एक चीज और देखना है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली कब जा सकते हो? ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ऐसा नहीं कि मुंह उठा के छोटे मोटे केस के लिए सुप्रीम कोर्ट चलेगा, उसकी प्रोसीजर है। पहले लोअर कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे। जब हाई कोर्ट अप्रूव करेगी कि ओके दिस केस इज फिट टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देन ओनली यू कैन मूव सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डिनरी केसेस। लेकिन हाई कोर्ट तो आप जा सकते हो? बोले हाँ जा सकते हैं। तो अगर मान लो आपका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट हो गया, सरकार ने आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट। तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, लेकिन ऑर्डिनरी केसेस में भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो और वहां से रिट इश्यू करा सकते हो। तो यू कैन मूव हाई कोर्ट इन केस ऑफ बोथ, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज ऑर्डिनरी लॉस। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर हाई कोर्ट का थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The rate of quo warranto can be issued to address which of the following? बड़ा easy है। Rate of quo warranto means by what authority you are holding that office? If someone has been illegally detained, भाई अगर किसी को illegally detain कर लिया तो कौन सी रेट इशू करेंगे? तो हम इशू करेंगे habeas corpus। तो habeas corpus का मतलब क्या होता है? To have the body of the person who is illegally detained। तो ये तो नहीं हो सकता क्यो वारंटो में। If a legislator holds such office which makes him ineligible to become an MP, बिल्कुल सही बात है, जयललिता टाइप का केस है, तो इस केस में हम क्या इशू करवाएंगे? क्यो वारंटो। थर्ड भी देख लेते हैं, ऑफिशियल इज नॉट डूइंग हर ड्यूटीज प्रॉपरली। अगर कोई ऑफिशियल अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो हम क्या करवाएंगे उसके अगेंस्ट? तो हम उसके अगेंस्ट इशू कराएंगे मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब ही क्या होता है? वी कमांड। तो उसको फिर एक्टिविटी के लिए बोला जाएगा। इफ अ लोअर कोर्ट हैज अजर्व्ड इलीगल ज्यूरिसडिक्शन, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट क्या इशू कराते हैं? बोले या तो प्रोहिबिशन इशू करवाओ या सर्शियोररी इशू कराओ। तो ये अपने सारे केस देख लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट में कौन सी रिट इशू होंगी मैंने आपको वो चीजें भी बता दी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टॉकिंग अबाउट हाउ इज रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाई कोर्ट। बोले रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने ऑलरेडी बता भी दिया आपको, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? Supreme Court can issue writs for any purpose, whereas High Court can only issue them for the enforcement of fundamental rights। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट सही है गलत है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है।
क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी पर्पस, एनी पर्पस ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किसके लिए रिट्स इशू कर सकता, फंडामेंटल राइट्स के लिए, वेयर एज हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी पर्पस। तो यहां पर उल्टा दे दिया, अगर यहां पर मैं लिख देता, देखना ऐसे लिखता, अगर हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनी पर्पस वेयर एज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और स्टेटमेंट 1 क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेयर एज हाई कोर्ट कैन नॉट, ये गलत है। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों इशू कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट भी तो मैंडेमस इशू कर सकती है अगेंस्ट पब्लिक एग्जीक्यूटिव, वी कमांड टू डू दैट, हेबियस कॉर्पस भी इशू कर सकती है, दैट व्हाई हैव यू डिटेन्ड दैट पर्सन, इवन वो लोग क्यों वारंटो भी इशू कर सकते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दैट ऑफिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग, तो मेरा आंसर हो जाएगा नन, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अगेंस्ट द एक्सेसेस ऑफ एग्जीक्यूटिव व्हाट इज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ कॉमन सिटीजन। अगर मान लो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, अगर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, सो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू अ कॉमन सिटीजन। अगर सरकार अत्याचार कर रही है देन यू शुड हैव सम राइट्स, तो उस अधिकार को आप यूज कर पाओ, बिकॉज राइट्स आर इन द नेचर ऑफ क्लेम्स अपॉन द स्टेट, कि भाई ये हमारे अधिकार है, आप इसको नहीं ले सकते हो। तो देख लेते हैं, अगर आपके अधिकारों को भी छीनने की कोशिश करते हैं एग्जीक्यूटिव, देन व्हाट यू कैन डू। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, गेट द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डिक्लेयर्ड वॉइड आफ्टर अ जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल बात सही है, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ वगैरह बना दिया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और आपको लग रहा है मेरे सारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू करा सकते हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उस लॉ को नल एंड वॉइड करवा सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, अपील टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स ऑल्सो अंडर आर्टिकल 226, तो यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा सही हो जाएगा। सो विच ऑफ देम इज आर करेक्ट, सो बोथ आर करेक्ट, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, गिव जुडिशरी द पावर टू रिव्यू लेजिस्लेटिव एक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। द रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड टू नलीफाई द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। मैंडेमस वगैरह को इशू किया जा सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If a fundamental right in the constitution is to be curtailed and declared a legal right by the parliament, it has the following implication। भाई क्या बोल रहा है कि मान लो कोई फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट से हटा के क्या बना देना है, लीगल राइट बना देना है। अगर कोई फंडामेंटल राइट लीगल राइट बन जाता है तो उसके क्या परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, क्या ऐसा हुआ है? यस, इट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के केस में क्या हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट हैज बीन मेड अ लीगल राइट। लीगल राइट भी बना दिया, कहां पर, अंडर आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया। तो भाई पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, अब ये एक लीगल राइट है। तो फंडामेंटल राइट अगर लीगल राइट हो जाता है तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, बस यही पूछ रहा है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, इट कैन बी एब्रेज्ड और मॉडिफाइड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लीगल राइट को तो पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई करना है तो अंडर आर्टिकल 368 उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 कहां नहीं है, डी में नहीं है, तो मेरा डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट विल बी अवेलेबल ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। भाई ये बात गलत है, देखना क्यों गलत है। अगर मान लो आपका लीगल राइट वायलेट होता है तो क्या सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट ही आप कोर्ट वगैरह जा सकते हो, लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो? अरे आप किसी भी लॉ के अगेंस्ट कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। फॉर एग्जांपल कल को राइट टू प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अत्याचारी प्रोविजंस जोड़ देती है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते? यू कैन डेफिनेटली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सो यहां पर आना चाहिए, सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, तो देखो रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ राइट विल बी अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन, तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या है, रॉन्ग है। 2 कहां है, तो मेरा 2A और C में, तो मेरा आंसर ऑलरेडी आ चुका है B, दैट इज 1 and 3। तो अब थर्ड को भी देख लेते हैं, द एग्रीव्ड पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट। ये बात बिल्कुल सही है और हम लोग ये कई बार देख चुके हैं कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हो, ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता तो आप कहां जाओगे, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एज अ मैटर ऑफ राइट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट मेरा 3 जो सही है, 1 सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। इजी क्वेश्चन था, यहां पर मैंने कुछ दिया हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट,
as distinct from the fundamental right. So it has following implication: it can be regulated, curtailed and abridged or modified without constitutional amendment by ordinary law of the parliament. ये अपन लोगों ने देखा स्टेटमेंट 1 की बात कर रहा है. It protects private property against executive action but not against legislative action. In case of violation, aggrieved person cannot directly move Supreme Court under Article 32, but he can move High Court under Article 226. And there is no guaranteed right to compensation in case of acquisition or requisition of the private property by the state. लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर स्टेट ने ले लिया है तो 2 केस में उसको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा. इफ द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इफ द पर्सनल प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द पर्सनल कल्टीवेशन एंड लैंड इज विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट, तो फिर उसको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना ही पड़ेगा. सो दीज आर द 2 केसेस वेयर कंपनसेशन हैज टू बी पेड. अदरवाइज गवर्नमेंट अगर आपका लैंड लेती तो जरूरी नहीं है आपको कंपनसेशन देगी ही देगी, लेकिन अगर वो आपका कल्टीवेबल लैंड है, मतलब आप उस पर क्या करते हो? बिजनेस करते हो, उसके ही थ्रू आप अर्निंग करते हो, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू लाइवलीहुड ऑल्सो फंडामेंटल राइट अंडर, बोलो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. चलिए अब एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है इसी टाइप से हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स को प्रॉपर तरीके से करवाया जाता है यूपीएससी और एमपीपीएससी के न्यू बैच में, जिसके फीस होने वाली है ओनली एंड ओनली 4500 रुपीज, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है विद 1 ईयर वैलिडिटी. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस टाइप के और वीडियोस आपको अपडेट्स में मिलते रहेंगे. लाइक करना है वीडियो को, ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई भी डाउट वगैरह आता है तो कमेंट करना है. और अगर कोई भी एडिशनल डाउट है, कोई कंसर्न है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर 9113912223 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. और अगर हाँ, ये जो मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आराम से ऐप पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7 को देखते क्या बोल रहा है. आर्टिकल 31A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ. भाई आर्टिकल 31A हमको पता है वो 2 टाइप के लॉस को बचाता है, आर्टिकल 14 को बचाता है और आर्टिकल 19 को बचाता है. लेकिन राइट टू फेथ एंड रिलीजन को बचाता है? नहीं बचाता है. अंडर आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को बचाता है? नहीं बताता है. अब आप पूछोगे सर आर्टिकल 31 है, तो भाई ये चीजें आपको बेसिक्स में कवर कर ली होंगी. सो आर्टिकल 31A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ, और उस 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्लस आर्टिकल 19 में क्या आता? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीच, असेंबली एंड मूवमेंट आर ऑल्सो कवर्ड. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली. सो 1 and 2 ओनली कहां पर दिया हुआ? डी में दिया हुआ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी. आर्टिकल 31 क्या बोलता है? सेविंग लॉ ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट. एस्टेट मींस प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. लेकिन अगर इसमें अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले ली गई है, आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट किया गया है, सो स्टिल यू कैन मूव कोर्ट्स. पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू. अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी ली गई है तो आपको कंपनसेशन होगा बट एट मार्केट वैल्यू. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बात करने लगो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी तो 1 लाख की लेकिन मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए. दैट इज रॉन्ग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने इसका और एक्सप्लेनेशन दे रखा है. मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है इस लेक्चर में, क्योंकि मुझे लेक्चर को 1 घंटे के अंदर फिनिश करना रहता है. लेकिन अगर आपको सारे डिटेल्स पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने इजीली बढ़िया तरीके से दे रखे. क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 1? राइट्स आर बेयर मिनिमम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट. क्या राइट्स बेयर मिनिमम है? आंसर इज यस. देखना, डेमोक्रेटिक स्टेट है, मान लो क्या है आपके यहाँ पर डेमोक्रेसी है, इंडिया में है डेमोक्रेसी, बोले हाँ यस यू हैव द डेमोक्रेसी, लेकिन आपको कोई राइट्स नहीं दिए. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बोलो कि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. पीपल क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू राइट टू वोट इलेक्ट करते हैं. अब मान लो आपने सरकार तो चुन ली. अब सरकार कितने साल के लिए चुन के आ गई? 5 ईयर्स के लिए चुन के आ गई है, लेकिन आपके पास कोई भी राइट नहीं है. यू डोंट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर राइट. तो अब तो आप सरकार के अधीन हो जाओगे. सरकार को जो करना है वो करती रहेगी 5 साल तक, जब तक दोबारा चुनाव नहीं आ रहे. सो राइट्स आर बेयर मिनिमम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट. डेमोक्रेसी ट्रू सेंस में आप कब इंजॉय कर पाओगे? व्हेन यू हैव सम राइट्स. एंड राइट्स क्या होते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया. राइट्स आर इन द नेचर ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट. ये आपके क्लेम्स, आपके अधिकार है, आप मांग सकते हो, हक से बोल सकते हो. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. यस, दे आर बेयर मिनिमम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट. स्टेटमेंट 2 बोल रहा है राइट्स आर क्लेम ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट. यस, राइट्स का मतलब ही होता है दे आर क्लेम्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट. तो ये बात भी सही है. विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? सो बोथ आर करेक्ट. तो मेरा आंसर हो जाएगा सी. अच्छा एक बात बताना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर राइट्स. बोल सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट राइट्स की बात करता है. उसमें एक राइट्स है फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3. तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का सोर्स है या राइट्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने 2 स्टेटमेंट बोले, राइट्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स.
तो देखना कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट्स, हमारे पास अधिकार थे, उन अधिकारों को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, तो बोल सकते हैं राइट्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स थे और उन्हीं को हमने लिख दिया है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। इस टाइप के स्टेटमेंट यूपीएससी यूजुअली पूछता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द कैसल डॉक्ट्रिन इन लॉ रिलेटेड टू, कैसल डॉक्ट्रिन, अब ये देख लेते हैं व्हाट इज दिस कैसल डॉक्ट्रिन। बड़ी इजी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। अगर ये वर्ड सुना है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज बेटर टू स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन देन गो फॉर द नेगेटिव मार्किंग। कैसल डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ, लीगल इम्यूनिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। इसका आंसर क्या होने वाला, लीगल इम्यूनिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। अब भाई कैसल डॉक्ट्रिन क्या है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल योर हाउस और होम। कोई आदमी आपके घर में जबरदस्ती घुस आता है, अगर कोई आदमी आपके घर में जबरदस्ती घुस आया विद रॉन्ग इंटेंशन, तो आप क्या करोगे, यू कैन इवन यूज लीथल वेपन अगेंस्ट दैट पर्सन, और आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को और अपने आप को क्या करोगे, सेव करोगे। और अगर इस केस में मान लो कोई आपके घर में इंट्रूडर घुसता और आपने उसको क्या कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो दिस इज नॉट मर्डर, दिस इज सेल्फ डिफेंस। तो ये मर्डर नहीं किया आपने, सेल्फ डिफेंस है। तो अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती कब्जा करता है और उस केस में आप अपने आप को डिफेंस करते हो, उस आदमी को इंजर कर देते हो या उसको मार भी देते हो, तो वो क्या होगा, उसमें आपको सजा नहीं होगी। और इसी डॉक्ट्रिन को क्या बोला जाता है, कैसल डॉक्ट्रिन। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि ये कैसल डॉक्ट्रिन हमारे यहाँ वर्क नहीं करती, दिस कैसल डॉक्ट्रिन वर्क्स इन यूएसए। इंडिया के केस में अगर आपके घर में कोई घुस गया और आपने उसका मर्डर कर दिया, तो फिर तो आपके ऊपर प्रॉपर केस चलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। सो कैसल डॉक्ट्रिन मीन्स लीगल इम्यूनिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। लेकिन इंडिया के केस में भी ये नहीं है कि कोई आपके घर में जबरदस्ती बंदूक लेके घुस गया और आपने छुड़ा के उसको ही वो बंदूक से मार दी तो आपको फांसी नहीं दे देंगे। कोर्ट विल लुक इनटू द मैटर। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा नहीं भाई यू आर इनोसेंट, देन कोर्ट कैन इवन यूज कैसल डॉक्ट्रिन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, पार्लियामेंट कैन एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पार्लियामेंट कैन डू दिस। अगर मान लो को फंडामेंटल राइट्स को बढ़ाना है या घटाना है, सो हाउ इट कैन डू दैट, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेगी बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो ये चीज आपको पता है, और वो स्पेशल मेजोरिटी कहां दे दी हुई है, अंडर आर्टिकल 368। सो यस, दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, पार्लियामेंट कैन एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बाय दिस इज रॉन्ग, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट कैन ऑल्सो एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में कितने सारे राइट्स को जोड़ दिया, राइट टू एनवायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, है ना, राइट टू फ्री ट्रायल, स्पीडी ट्रायल, ये सब क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को और ब्रॉडन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये काम कर सकता और हाई कोर्ट भी ये सब काम कर सकता। तो देखो स्टेटमेंट 2 आधा करेक्ट था यहां तक, लेकिन उसके बाद बट कैन नॉट एक्सपांड नहीं आएगा, इट कैन एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आएगा। सो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, सो ओनली 1 इज करेक्ट, तो आंसर इज ए। इजी क्वेश्चन था। Under Article 368, Parliament has the power to amend the Constitution, including fundamental rights, but it cannot amend the basic structure of the Constitution. और basic structure doctrine कहाँ आई थी? So आप बोलोगे केशवानंद भारती केस में आई थी। तो basic structure क्या है? Supreme Court will time to time decide that okay, this is also part of basic structure. So basic structure is not clearly defined anywhere. प्रेसिडेंट इज मेयर रबर स्टैंप इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा अगर बिल किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ही कैन नॉट डिसएग्री और सेंड बैक द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ही हैज टू साइन द बिल। बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट एंड एक्सपांड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। इवन दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा था, सेक्शन 377 को क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। सेक्शन 377 इज रिलेटेड विद LGBTQ कम्युनिटी। तो ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपांडेड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वो हम लोगों ने देखा था उसने कितने सारे राइट्स को अंडर आर्टिकल 21 जोड़ दिया, इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, within constitutional framework and recent judicial pronouncement consider the following statements। within constitutional framework and recent judicial pronouncement। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है चूजिंग अ फेथ इज सबस्ट्रेटम ऑफ इंडिविजुअलिटी। चूजिंग अ फेथ, बोले आप किस फेथ को फॉलो करोगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो चीज चाहो। इवन नॉट फॉलोइंग अ फेथ इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, फंडामेंटल राइट मिला, दैट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजन भी हम लोगों को मिला हुआ है, और राइट टू रिलीजन कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलोगे आर्टिकल 25 to 28 में दिया हुआ है। तो यस, राइट टू चूज अ फेथ इज सबस्ट्रेटम ऑफ इंडिविजुअलिटी। यस, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस फेथ को फॉलो करोगे।
स्टेटमेंट 2 देखते हैं, एग्नोस्टिक कैन नॉट इन प्रिंसिपल एंजॉय रिलीजियस फ्रीडम अकॉर्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्नोस्टिक मींस दोज हु डोंट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। तो क्या उनको रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? क्या उनको भी फ्रीडम है? इवन नॉट फॉलोइंग अ फेथ, ये भी तो एक तरीका ही है, ये भी एक साधना पद्धति है कि आप किसी भी रिलीजन को नहीं मान रहे हो। सो एग्नोस्टिक भी इंजॉय करते हैं रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि आप चाहो तो किसी भी धर्म में बदल जाओ, लेकिन इंडिविजुअली, लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्या आपके पास फोर्सफुल कन्वर्जन करवाने का अधिकार है? आंसर इज नो। बट यस, यू हैव द राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन, लेकिन ये आप इंडिविजुअली खुद के विवेक से कर सकते हो, कोई फोर्सफुली ये काम नहीं करवा सकता। तो 1 and 3 इज करेक्ट। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 and 3 ओनली। इजी था क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ईच इंडिविजुअल द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। विच ऑफ दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिगार्ड टू माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसके बारे में बात कर रहा है? माइनॉरिटीज के बारे में बात कर रहा है। देख लेते हैं स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। स्टेट टू एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज among different individual and group of people residing in different areas or engaged in different vocations। ये बात सही है, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन यही सब तो करना चाहता है, इंक्लूडिंग फॉर माइनॉरिटीज। वो क्या करना चाहता है? इनइक्वालिटीज को हटाना चाहता है, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में, अमंग इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज्ड इन डिफरेंट वोकेशन। बात बिल्कुल सही है, जनरल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। भाई फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 29 एंड 30। तो बिल्कुल बात सही है, ये तो फंडामेंटल राइट्स है। इट इज अवेलेबल टू माइनॉरिटीज। तो स्टेटमेंट 2 भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस। तो दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी। 4th देख लेते हैं, रेस्ट्रिक्शंस on denial of admission to any citizen to educational institution maintained or aided by state on the grounds only of religion, race, caste, sex, language or any of them। जो भी चीज़ें बोल रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भाई पहले तो भले इसको मुस्लिम्स ने क्या करा था, एस्टेब्लिश किया था, लेकिन आज के समय अलीगढ़ एएमयू जिसको हम बोलते हैं, वो किसके फंड से चलता है? स्टेट के फंड से चलता है। अगर ये स्टेट के फंड से चलता है तो आप इसमें एडमिशन के लिए किसी को रोक नहीं सकते। क्यों? बिकॉज इट इज एडेड बाय द फंड ऑफ द स्टेट। तो अगर इसको स्टेट चला रहा है, देन एवरीबडी इज अलाउड टू टेक एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी। लेकिन आज भी बता दूं मैं आपको, ये यूनिवर्सिटी में कितना अत्याचार है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर कोई भी हिंदू नहीं बन सकता, एंड दिस इज रूल। तो दिस इज अगेंस्ट द सेक्युलर स्टेट ऑफ द दिस यूनिवर्सिटी। तो आपको ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि वहाँ का चांसलर कोई हिंदू नहीं हो सकता, और यही उसके रूल्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो खैर मैं बात करूँ अगर स्टेटमेंट की, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। चलिए, ये मैंने एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है, आप लोग आराम से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के पहले एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना है, दैट टू एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 4500 रुपीज, देन यू कैन डाउनलोड अवर ऐप परसिवरेंस आईएएस एंड एंजॉय द बेनिफिट्स, जिसमें हम आपको प्री प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे विद 1 ईयर वैलिडिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। कोई भी डाउट्स और क्वेरी वगैरह है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9113911223। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, अप्रिशिएट वगैरह करना है, तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज आर नॉट अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो वर्ड्स पे ध्यान देना, किसके बारे में बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स नॉट अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन इंडिया। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या बात सही है? देखना, राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ये तो हिंदू सक्सेशन एक्ट इससे डील करता है, ये अवेलेबल है माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी। लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट है? विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज आर नॉट अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भाई ये राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। राइट टू अडॉप्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट अ रिलीजियस बिलीफ, तो क्या अवेलेबल नहीं है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को? नो, दिस राइट इज अवेलेबल टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। सो ये तो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो यस, ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ही नहीं। ये तो है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉट। स्टेटमेंट 3 देख लेते, राइट टू प्रिजर्व, राइट टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। यस, आर्टिकल 29 और 30 में तो बात करता है ये बात, तो ये भी मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज।
राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19, क्या ये अवेलेबल है? ये भी अवेलेबल है माइनॉरिटीज को, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को। तो ये भी स्टेटमेंट मेरा आंसर में नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या होगा? वन ओनली, क्योंकि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? नॉट अवेलेबल टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, तो उनको अवेलेबल कैसे होगा? तो बिल्कुल बात सही है, स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू इनहेरिटेंस बट लॉज लाइक हिंदू सक्सेशन एक्ट रेगुलेट्स इनहेरिटेंस राइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट टू प्रॉपर्टी वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो कितना इजी क्वेश्चन था, देख लो। लीगल राइट, फंडामेंटल राइट, राइट कन्फर्ड बाय एग्जीक्यूटिव फिएट, कन्वेंशनल राइट, सो इट इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। बड़ा आसान क्वेश्चन था। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट लीगल राइट है या कोई भी राइट लीगल राइट है, तो उसका मतलब क्या? देयर इज नो गारंटीड राइट टू कंपनसेशन। यू कैन नॉट डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट, बट यस यू कैन मूव हाई कोर्ट। इट कैन बी रेगुलेटेड विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ली जाती है तो दो केस में उनको गारंटीड कंपनसेशन देना पड़ेगा, अगर वो जमीन कल्टीवेशन के लिए यूज होती है या वो जमीन किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अजर्शन रीजनिंग वाला इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ट्रेंड में आ गए हैं। अजर्शन बोल रहा है इफ अ पर्सन्स राइट टू वोट इज इन्फ्रिंज्ड शी कैन मूव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट। अगर किसी का राइट टू वोट ले लिया जाता है, उसमें छेड़खानी की जाती है, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाएगी? अरे भाई, अगर किसी का कोई भी राइट वायलेट होता तो ही कैन मूव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नॉट टू इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा उसमें? तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अजर्शन इज रॉन्ग। तो यहां बोल रहा है ए इज करेक्ट, तो ए तो रॉन्ग हो गया। ए इज करेक्ट, ए तो रॉन्ग है। ए इज करेक्ट, ए तो रॉन्ग है। मेरा आंसर ये आ गया एक में, रीजन पढ़ना ही नहीं पड़ा। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। तो अब देख लेते हैं, आर को भी इनकरेक्ट करना ही पड़ेगा। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट गारंटीड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यस। ये तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, राइट टू वोट इज अ विच काइंड ऑफ राइट? सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट इट इज नॉट गारंटीड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं आएगा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो रीजन भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। सो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज, 16 क्या बोल रहा? अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल राइट। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब फॉर एग्जांपल राइट टू वोट। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, है ना? अंडर आर्टिकल 326, अंडर आर्टिकल 326 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट इज राइट टू वोट। पर क्या वो फंडामेंटल राइट्स है? तो देखना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में भी जो बड़े इंपॉर्टेंट राइट्स है उनको हमने एक अलग से चैप्टर डाला है, पार्ट 3, और उस पार्ट 3 में उनको दिया फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड विद द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, दे आर ओवर एंड अबव द अदर राइट्स। क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, यू कैन डायरेक्टली मूव सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू फंडामेंटल राइट्स, दे आर बिलो फंडामेंटल राइट, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर ओवर एंड अबव द अदर राइट्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को ट्रांसेंडेंटल पोजीशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 13। तो ये आपको ध्यान रखना। तो दिस इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। नीड टू बी एनफोर्स्ड बाय स्टैट्यूट मेड बाय द पार्लियामेंट। बाय लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आर ऑलरेडी एनफोर्स, दे नीड नॉट टू बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। स्टैट्यूट मतलब लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लीगल राइट्स को एनफोर्स करना पड़ता है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो मेरा हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आंसर इज डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।